भारतीय इतिहास में गांधी युग को आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। गांधी जी की पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम जानते हैं सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। वह उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। पढ़ाई के सिलसिले में वे वकालत की पढ़ाई के सिलसिले में 1879 ईस्वी को वह इंग्लैंड जाते हैं। 1879 से लेकर 91 तक वहाँ लंदन में, इंग्लैंड में ही रहते हैं। एक बार दक्षिण अफ्रीका के गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के निमंत्रण पर उनका केस लड़ने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक अनजान शहर उनके लिए, अनजान देश, जहां पर पहुंचने के बाद डरबन से जब प्रिटोरिया की वह यात्रा कर रहे थे रेल से, तो मैरिन्सबर्ग में उनके साथ एक रेल हादसा हुआ। फर्स्ट क्लास डिब्बे में वह बैठे हुए थे। अंग्रेज अफसर आते हैं, उन्हें उतरने के लिए कहते हैं। मना करने पर उन्हें सामान सहित डब्बे से बाहर फेंक देते हैं। यह उन्हें अपमानित करते हैं। आपने देखा, तब वो देखते हैं कि उनके साथ श्वेत का यहाँ व्यवहार चल रहा है दक्षिण अफ्रीका में। 1894 में 94 में वह नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वे भारतीयों को या अश्वेत लोगों को इकट्ठा करते हैं। 1903 ईस्वी में वे दक्षिण इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन करते हैं, वहां से दक्षिण अफ्रीका में ही। उसके बाद वे इस अखबार के बाद 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1906 में वह प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। कभी पूछा जाए कि पहला सत्याग्रह उनके द्वारा कब किया गया, तो पहला सत्याग्रह 1906 में वह दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। इस प्रकार से 1909 में उनके द्वारा प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में ही लिखी गई। 1917 से 1947 के बीच में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 में को वे भारत वापस आते हैं। उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें कहते हैं, भारत को पहले समझो, जानो। इसके लिए वह भारत को समझने के लिए भारत के विभिन्न भागों में 1 वर्ष तक यात्रा करते हैं। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में गांधी जी लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अंग्रेजों का साथ दें इस युद्ध में। इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा भी यहां उन्हें दी गई। 1916 में वह गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं।
बिहार के चंपारण से एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल उन्हें एक पत्र लिखते हैं और वह चाहते हैं कि गांधी जी आकर चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति को देखें और उनके लिए आवाज उठाएं। राजकुमार शुक्ल के न्योते पर 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण पहुंचने के बाद वह किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हैं। यहां एक 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठे भूमि पे किसानों को खेती करना पड़ता था। यह 3 कट्ठा जो होता वह किसानों की सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। उस पर उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी और नील की खेती करने से किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती। साल दर साल इसी प्रकार से उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही थी। इससे किसानों की स्थिति और दयनीय हो रही थी और कर का बोझ भी बढ़ रहा था। गांधी जी के पहुंचने के बाद गांधी जी ने इससे 3 कठिया प्रणाली और का विरोध करते हैं। अंग्रेजों के साथ वार्ता होती है और इस 3 कठिया प्रणाली को बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन करते हैं। जब मिल मजदूरों उन्हें मदद करने के लिए वे उनसे आग्रह करते हैं तो वह अहमदाबाद में मिल मजदूरों के आग्रह पर जो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, सही वेतन नहीं दी जा रही थी, अत्यधिक काम कराया जा रहा था, अवकाश नहीं दी जा रही थी, तो वहाँ पर वह पहुँचते हैं और मिल मजदूरों की मदद करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। इसी प्रकार से 1918 में ही खेरा नामक, गुजरात के खेरा नामक स्थान पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की स्थिति, फसल नष्ट हो चुकी थी और फिर भी लगान कर लिया जा रहा था। इससे किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। सरदार पटेल और गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की मदद की जाती है और अंग्रेजों से फिर वार्ता होती है। फिर कर समाप्त कर दिया जाता है, कर माफ होता है। इस प्रकार से वहीं पर सरदार पटेल की कुशलता को देखकर गांधी जी उनसे प्रश्न होते हैं और वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1918 में खेरा आंदोलन में दी। इसके पश्चात गांधी जी को हम देखते हैं 1919 में ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य में जो मुसलमानों के राजा होते थे, सुल्तान होते थे, उसे खलीफा कहा जाता था। तो ओटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इससे पूरे विश्व में मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी का आलम यह होता है कि भारत के मुसलमान भी वह इसका विरोध करते हैं और वह खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। 1919 में गांधी जी इस आंदोलन से वह प्रेरित होते हैं और गांधी जी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का यह अच्छा अवसर है। यह खिलाफत आंदोलन जो मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाई चलवा रहे थे भारत में, तो गांधी जी इस आंदोलन में हिंदुओं को भी साथ देने के लिए कहते हैं और इसीलिए वह असहयोग आंदोलन
चलाते हैं भारत में। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। एक खिलाफत आंदोलन, दूसरा जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में काफी भीड़ एकत्रित होती है। अहिंसा पूर्व बिना हथियार के लोग वहां इकट्ठा होते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। यह रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा जो कानून लाया गया था, इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। इसलिए काला कानून कहा गया। इससे रॉलेट एक्ट को, इस रॉलेट एक्ट से प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। उसमें सेंसरशिप लगा दी गई। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के, बिना कार्रवाई के, बिना वारंट के, बिना मुकदमे के उन्हें कारावास भेजा जा सकता था। इसलिए इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं उसका विरोध करने के लिए। और जलियांवाला बाग में ही सिर्फ एक दरवाजा, एक गेट हुआ करता था, जिस गेट के मुंह दरवाजे पर जनरल डायर खड़े हो जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे लगभग 400 लोग शहीद हो जाते हैं और 2000 लोग लगभग घायल होते हैं। यह क्रूरता से भारतीय समुदाय में नाराजगी रहती, जिसके कारण पृष्ठभूमि तैयार होती है और असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी प्रस्ताव रखते हैं। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के इस प्रस्ताव को नहीं माना जाता है। 1920 में तब नागपुर में जब वार्षिक अधिवेशन 1920 में होता है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नागपुर में गांधी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद गांधी जी देश से आह्वान करते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों का विरोध करें। यह असहयोग की भावना, अर्थात इसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन का मुख्य तरीका यह था कि भारतीय उपाधियों को त्याग दे, उन्हें वापस करे, सरकारी सभाओं का वह बहिष्कार करे, स्वदेशी सामानों का प्रयोग करे, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें, न्यायालयों का बहिष्कार करें, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें, छुआछूत की भावना को त्याग दें। यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जो शहर से आरंभ हुआ था, जिसमें शिक्षित वर्ग ही सम्मिलित थे, यह धीरे धीरे गांवों तक भी फैल गया। यह जनमानस की लड़ाई बन गई। यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। लेकिन तभी ही एक घटना घटित होती है। मालवाड़ क्षेत्र में वहां हिंदू जमींदार हुआ करते थे और मुस्लिम किसानों ने मालवाड़ क्षेत्र में जो है वह हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो है वह संघर्ष आरंभ कर देते हैं। दूसरी ओर इस संघर्ष को, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1920 को चौरी चौरा नामक
कांड होता है। एक थाने में आग लगा दी जाती है जिससे 20 लोग जलकर सिपाही मर जाते हैं। गांधी जी इससे आहत होते हैं और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा समाप्त करने की घोषणा होती है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था और जब इस आंदोलन को स्थगित किया गया, रोक दिया गया बीच में, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट कहा। जहां चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस आंदोलन में आरंभ में नहीं जुड़े थे, बाद में वह जुड़ जाते हैं और जब आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तो वे भी गांधी जी से असहमत होते हैं और 1923 में वह अलग पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा जाता है। मार्च में इसकी स्थापना होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आरंभ में ये लोग विधान परिषदों में चुनाव लड़ना आरंभ करते हैं। बाद में 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में समझौता होता है जिसे गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1924 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का अगला चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा। यह 1930 से 34 तक चला। 1930 इसे 2 चरणों में बांटा जाता है। 1930 से 31 में पहला चरण और 32 से 34 तक दूसरा चरण। 1930 में गांधी जी 11 सूत्री मांग लॉर्ड इर्विन के पास रखते हैं, लेकिन लॉर्ड इर्विन इन मांगों को नहीं मानते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन जाएं। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाते हैं। 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं। वहां पर गांधी जी के विचारों से उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, जिससे वह निराश होकर, गांधी जी निराश होते हैं, कांग्रेस निराश होती है और गांधी जी वापस आते हैं। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग चुनाव की नीति को लेकर, पृथक्करण की नीति को लेकर दोनों में मतभेद होता है। जातीय आधार पे वोटिंग को लेकर मतभेद होता है। गांधी जी इससे असहमत होते हैं। दोनों के बीच असहमति का वातावरण होता है। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में अंग्रेजों के द्वारा नमक कानून लाया गया। नमक पर टैक्स लगाया गया, जिसका गांधी जी विरोध करते हैं और साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक वह 12 मार्च 1930 को यात्रा करते हैं। यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक वे यात्रा करते हैं। अपने 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की यह दूरी होती है। एक तरफ अंग्रेज उन पर लाठियां चलाते हैं, उनके पीछे पीछे लाखों लोग सम्मिलित हो जाते हैं। जहां अंग्रेज लाठियां चला रहे थे तो घायलों को महिलाएं उठा रही थी। इस आंदोलन में सबसे अधिक महिलाएं सम्मिलित हुई। उसके बाद दांडी नामक स्थान पर वह पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन की निराशा के बाद 1932 में पुणे में पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होती है, जिसमें 71 सीट से लेकर 147 सीट बढ़ा दिया गया। लेकिन
चुनाव में सिर्फ अनुसूचित जातियों को जो वोट देने का अधिकार था उसे नहीं माना गया। गांधी जी की इस बात को मान ली जाती है। गांधी जी मानते हैं कि यह पृथक्करण भारत के हिंदुओं को और विभक्त करेगी, हमें तोड़ने का काम करेगी, फूट डालने का काम करेगी। इस प्रकार से गांधी जी पुनः 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान करते हैं, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं और द्वितीय सत्याग्रही नेहरू जी, और यहाँ नारा दिया जाता है दिल्ली चलो। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। हर व्यक्ति को कहा गया कि वे अपना नेतृत्व स्वयं करें, लेकिन उसी बीच रात में ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगा खान पैलेस भेज दिया जाता है मुंबई में ही। कांग्रेस के देश के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन यह करो मरो का नारा यहाँ दिया जाता है और हर व्यक्ति आंदोलन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज़ादी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और गांधी जी को हिंदू मुस्लिम राइट के कारण 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से यह गांधी पृष्ठभूमि रही। इसी बीच धन्यवाद।